नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं। देश की संसद में वित्त मंत्री के रूप में उनका एक और बजट इंतजार है 1 फरवरी का, और इस 1 फरवरी के बजट में एक और इतिहास जुड़ने जा रहा है। इसमें सवाल इस देश की जनता को है, बहुत सारे सवालों के जवाबों का इंतजार की उनके खाते में इस बजट में क्या कुछ आने वाला है। एक उसमें है पेंशन जगत से जुड़ा हुआ बड़ा तबका, सीनियर सिटीजन जो इंतजार कर रहे हैं ईपीएफओ पेंशन की राशि को बढ़ाने को लेकर। पिछले लंबे समय से इंतजार है, क्या इंतजार इस बार खत्म होगा और बड़ा फायदा ईपीएफओ पेंशनर्स को मिलेगा, फायदा जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान हैं अमरनाथ यादव, प्रदेश अध्यक्ष पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, विजय कुमार बंधु, अध्यक्ष अटेवा, सुशील कुमार बच्चा, महामंत्री कर्मचारी महासंघ, हरिकिशोर तिवारी, राज्य कर्मचारी संघ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर महीने कम से कम कितनी ईपीएफओ पेंशन चाहते हैं रिटायर्ड कर्मचारी? अमरनाथ यादव जी, इसी सवाल के साथ आपसे शुरुआत करती हूँ। आपका ऑडियो नहीं आ रहा है यादव जी, आप अपना ऑडियो ऑन करिए। सुशील कुमार जी, तब तक मैं आपके पास आती हूँ। सुशील कुमार बच्चा जी, सवाल वही है, कितनी पेंशन बढ़नी चाहिए? ईपीएफओ में सैलरी लिमिट 15,000 से बढ़ाकर कितना करने की तैयारी कर रही है सरकार, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे 1,000 रुपए की न्यूनतम ईपीएफओ पेंशन बढ़कर कितनी होनी चाहिए? नमस्कार। बजट सत्र शुरू 2 तारीख को आना है, बजट पेश होना है। इसमें हम यही कहूँगा भारत सरकार से कि जो है सबसे पहले जो है पेंशन में कोई विसंगति न हो, सबको पूरा पेंशन का लाभ दिया जाए और बढ़ोतरी बात नहीं है, पुरानी पेंशन की बहाली हो, चाहे ईपीएफ हो या कुछ भी हो। जो हमारे एनपीएस के बच्चे हैं उनको भी वो भी मांग कर ही रहे हैं पुरानी पेंशन को लेकर के, तो पुरानी पेंशन की घोषणा कर दी जाए तो अच्छा रहेगा, सबको मिलेगा, सबको राइट मिलेगा, एक अधिकार मिलेगा। और बजट में और भी ये मैं बताना चाहूंगा कि 8वें वेतनमान की सिफारिशें भी लागू हों। 8वें किसी घोषणा हो जाए, उसकी बजट की घोषणा होनी है, क्यों जनवरी 26 से लागू भी होना है। और दूसरी बात है स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख रुपए हो और 8 लाख की सीमा जो हमारी है उसमें 10% की कटौती आयकर की होनी चाहिए, उसमें सभी को लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक बात मैं बहुत अच्छी कहना चाहूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो है जिनको 12 लाख तक की छूट सरकार ने पिछली बजट में किया था कि 12 लाख को तक कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, मगर 12 लाख रुपए जब 12 लाख से 1 रुपए हो जाता है तो उसके बाद पूरा टैक्स देना पड़ रहा है। उसमें नाराजगी भी कर्मचारियों में रहती है कि 12 लाख को सबको छूट मिले या इसकी लिमिट बढ़ाई जाए। इसकी लिमिट की 12 लाख में जो जहाँ हमारी तनख्वाह 13 लाख हो या 14 लाख आती है। सुशील कुमार बच्चा जी, होना तो बहुत कुछ चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, लेकिन वित्त मंत्री की सीमाएं हैं, उनके पास बजट एक लिमिटेड उसमें है, उसमें से वो सबको कुछ देना चाहती हैं। यहाँ अगर हम ईपीएफओ पेंशनर्स की बात करें तो उनकी पेंशन को कितना किया जाना चाहिए? अमरनाथ जी, मैं आपके पास आऊंगी। विजय कुमार बंधु जी, आपके पास आती हूँ। सवाल ये है कि कितनी करनी चाहिए और सवाल ये है कि सरकार कितनी कर पाएगी। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। जी सर को बुलाया कि आपने हमें कहा? विजय जी आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बधाई किस लिए पात्र है कि कम से कम लगातार कर्मचारियों के हितों की बात आप उठा रही हैं और ये आज के दौर के लिए बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो एक अगर बजट आता है तो हर देश का हर वर्ग, वो किसी क्षेत्र का हो, एक उम्मीद बनाता है कि महंगाई से राहत मिलेगी, रोजगार को लेकर के कोई बेहतर प्लान आएगा, इनकम टैक्स में हमें राहत मिलेगी, और जो पेंशन की आपने बात किया
निश्चित रूप से अगर एक दैनिक मजदूरी की हम बात करें तो दैनिक मजदूरी जो सरकार अपनी तरफ से मानती है कम से कम उससे तो ज्यादा रहना ही चाहिए। अगर एक मजदूर की दैनिक मजदूरी सरकार परिभाषित करती है तो निश्चित रूप से उससे ज्यादा पेंशन होना चाहिए, अगर क्योंकि सरकार का ही नियम है और सरकार अपना जब देना होता है तो उस नियम को खुद तोड़ देती है। तो इतना तो कम से कम हो कि आदमी जीवन हो सके। और खास करके मैडम सबसे बड़ी बात जो ये है कि जो बुजुर्ग होता है, जो वृद्धावस्था आती है, उस वृद्धावस्था में उसको उसी पेंशन का भरोसा होता है, उसी से उसकी दवा, उसका जीवन यापन, उसकी और तमाम सारी जो जिम्मेदारियां होती हैं उसी के भरोसे होता है। तो अगर हम उसको जीने भर का, उसके इलाज का अगर हम मापदंड नहीं बना पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम पेंशन दे तो रहे हैं लेकिन इतना इतना कम है कि वो पेंशन के नाम पर उसको दुख होता है। तो मेरा इतना है कि जो सरकार दैनिक मजदूरी करे उससे अधिक रहना चाहिए, ये मेरा है। दूसरी बात, क्योंकि बजट है तो अभी पेंशन की बात बच्चा साहब ने कहा, तो हम कहते हैं कि अगर चीजें आ रही है तो हमको लगता है देश का नौजवान इससे ज्यादा किसी चीज की डिमांड नहीं किया, इससे ज्यादा सड़कों पर किसी भी संघर्ष नहीं किया। तो निश्चित रूप से पुरानी पेंशन भी होनी चाहिए। और एक जो बात सबसे अहम है कि अर्धसैनिक बलों को दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया ये सशस्त्र बल है और इनको पेंशन पुरानी दी जानी चाहिए। मतलब ये राष्ट्रवादी सरकार, मुझे तो कहते हुए दुख हो रहा है कि राष्ट्रवादी सरकार है और राष्ट्रवादी सरकार अर्धसैनिक बलों को पेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई कि हम पेंशन नहीं दे सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट में अर्धसैनिक बलों के खिलाफ चली गई। और बजट डे बाय डे अगर हम इस देश के बजट की बात करें और इकोनॉमिक की बात करें तो निश्चित रूप से भारत सरकार के आंकड़े हैं कि हम आर्थिक महाशक्ति बनते जा रहे हैं। तो आर्थिक महाशक्ति में मेरा कहना सबका भागीदार है, सबका योगदान है, उस योगदान में उनकी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। जी, हरिकिशोर तिवारी जी, भागीदारी सबकी होनी चाहिए और सरकार के पास बजट की जो क्राइसिस हमेशा रहती है उसमें जितनी मुमकिन है, पॉसिबल है, जितनी संभव है, इस बजट से कहीं उम्मीदें ज्यादा हैं। बार बार हमने चर्चाएं की और उसमें एक बात निकल कर आई कि इस बार सरकार से अपेक्षाएं ज्यादा हैं। देखिए बजट में देखिए जो उम्मीदें हैं वो हर बजट में रहती हैं, ये बात सही है। लेकिन जो ये भी बात देखने को है, जैसे 2014 की हम बात कर रहे हैं कि जो ईपीएफओ की हम आज जो विषय लेके आए हैं कि ईपीएफओ में कितना बढ़ना चाहिए कितना नहीं बढ़ना चाहिए, उसकी बात अगर हम करें तो 2014 में आपने 1000 का किया था कि भाई 1000 होगा, मिनिमम होगा, और 15,000 उसका वेतन होना चाहिए जिसमें डीए भी होना चाहिए, डीए मिलाकर 15,000 होना चाहिए। 14 में आपने तय किया था। तो 14 के बाद फिर वही बात आती है कि 14 के बाद आज 26 हो गई और 26 में भी बजट आ रहा है, तो हम लोग वही बात कर रहे हैं कि भाई कितना बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। और बजट हर साल आया होगा, ऐसा नहीं हर साल नहीं आया होगा। तो इसमें निश्चित रूप से एक ही बात मेरी समझ में आ रही है कि भाई इनके साथ कहीं ना कहीं जाती हो रही है। 1000 रुपए में कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर एम्प्लॉय को हम एम्प्लॉय मान रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें हर साल कहीं ना कहीं डीए के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता, वो पैसा सरकार के पास हो उतना। लेकिन मानवता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से हर साल महंगाई अगर बढ़ती है तो निश्चित रूप से सबको अगर मिलता है तो इनका भी बढ़ोतरी उस परसेंटेज में होनी चाहिए। आज 12 साल ये बुनियादी मुद्दे हैं। अगर यहीं पर सरकार नहीं कर पाती है तो फिर बाकी सारी चांद और आसमान में जाने की बातें बेमानी है। ये मानवीय भी है, ये सामाजिक भी है, ये बिल्कुल सही बात है। ये बेकार की बात है कि हमारे पास ये कहना गलत है और हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा बहुत है सरकार के पास, तमाम बांटने के लिए पैसा है, तमाम सारा चुनाव आयोग मना करता है, वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, अपनी दृष्टि से लोग बांटते हैं और अपनी दृष्टि से उसके बजट। लेकिन जो एसेंशियल है कि भाई एक भाई कैसा लगता है कि 1000 रुपए पेंशन 10-12 सालों से वही फिक्स रहेगी, उसको बढ़ाना चाहिए। और कहीं ना कहीं डीए कुछ भी परसेंटेज है लेकिन उसको डीए के साथ हर साल बढ़ना चाहिए, हम समझते हैं ये है। और दूसरी बात, ये 15,000 की अगर है तो इसको भी बढ़ाना चाहिए। तमाम सारे लोगों का वेतन का इजाफा हुआ है तो प्राइवेट सेक्टर में भी इजाफा हुआ है और प्राइवेट बड़ी मुश्किल से आज यहाँ करते हैं दूसरी जगह करते हैं, वहां छोड़ देते हैं या वहां छुड़ा दिया जाता है या वहां निकाल ट्रांजेक्शन पीरियड में भी पीएफओ उनका गड़बड़ हो जाता है।
साल की सर्विस ही बड़ी मुश्किल से हो पाती है। निश्चित रूप ये कि उसकी ये जो 15,000 है उसकी लिमिट भी बढ़ाई जाए, जिससे कि मैक्सिमम लोग उसकी सीमा में आ जाएं, और 1,000 रुपए की जगह पर उसको डीए से बढ़ाकर आज 12 साल बाद जो भी मैक्सिमम हो सकता है उस पे सरकार को ये अमरनाथ यादव जी, 14 से लेकर 26 12 Yes, sir. साल अगर सरकार एक काम को नहीं कर पाई, तो इसमें सरकार के पास बजट का क्राइसिस कारण है या सरकार की इच्छा शक्ति बड़ा कारण है? अमरनाथ यादव जी का ऑडियो आप लोग सुन पा रहे हैं यादव जी को? एक बार अमरनाथ नहीं सुन पा रहे, नहीं सुन पा रहे। दोबारा कनेक्ट करें प्लीज। सुशील कुमार बच्चा जी, मैं वही सवाल आपसे पूछती हूँ, 12 साल अगर एक फैसला लेने में अगर सरकार को इतना समय लगता है, तो सरकार के पास वाकई में बजट की इतनी कमी है या सरकार की मंशा में कमी है? अब बजट में कहाँ सरकार पर कमी है? अब तो जीएसटी से इतना सब लाभ मिल रहा है, सरकार आर्थिक स्थिति देश की मजबूत हो रही है, जो सरकार हम सब बधाई के पात्र हैं। कम से कम फंड की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति समझ लीजिए या मैनेजमेंट की कमी के समझ लीजिए, प्रबंधन की कमी है। या भाई एपीएफ हो, जो हमारा एम्प्लॉय प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें संगठित क्षेत्र आते हैं, उनका माने प्रबंधन यदि सही हो जाए, उनकी बैठक हो, उनके संगठन की बैठक हो, उन एम्प्लॉइजों को भी बढ़ाने की बात भी हो रही थी। मैं पढ़ा था पेपर में कि संगठित क्षेत्रों को ध्यान रख सरकार ध्यान रखेगी, तो ध्यान रखे। बजट आ रहा है, पेश होने जा रहा है, तो इसमें जिनका अभी हमारे वरिष्ठ नेतागण कह रहे थे कि जो है 1,000 रुपए में क्या होता, बात सही कह रहे हैं। और उसमें कम से कम उनका आजकल महंगाई का दौर है, तो उसमें इनका सबका ऐसा दिया जैसे परिवार का पालन पोषण हो सके। और एक अभी मान लीजिए 15,000 रुपए के कहीं है, कहीं 12,000 है, तो कम से कम इसकी लिमिटें बढ़नी चाहिए। लिमिट बढ़े, मान देखिए अब देखो तमाम पेंशनें बढ़ती है, वृद्धावस्था पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, सबको पेंशन अब सरकार ने बढ़ा रखा है, स्टेट गवर्नमेंटों ने बढ़ा रखा है, 2,000 की 3,000 हो गई, 4,000 इस तरह पा रहे। तो इसी तो ये पेफो से जुड़े जो है संगठित क्षेत्र हैं, इनके एम्प्लॉइज हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए, जिससे जो है उनकी बढ़ोतरी हो और एक समानता है। जी, इस पूरे मामले में एक भूमिका जिस वर्ग की सबसे बड़ी है, राजनेताओं को दरअसल काम करना जिनके साथ है वो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेसी है। सीनियर आईएएस अधिकारी जो वित्त विभाग से जुड़े हुए हैं, अब तक अधिकारियों का क्या रवैया, एटीट्यूड रहा विजय कुमार बंधु जी, जिसकी वजह से आपका 12 साल में कोई फैसला सरकार ने कहा और एग्जीक्यूट नहीं हो पाया? तो ब्यूरोक्रेसी की भूमिका क्या रही इस पूरे प्रकरण में आपकी? देखिए मैडम, ब्यूरोक्रेसी की भूमिका तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी सरकार के माइंडसेट से वो आगे चलती है। अगर वो सरकार का माइंडसेट देखती है कि हाँ ये देने चाहते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी वही काम शुरू कर देता है। और जब सरकार का माइंडसेट नहीं देखती है, तो फिर उसी तरह से उसको झुलाती रहती है। इसमें दरअसल सरकार का रोल ज्यादा है, सरकार की नीयत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी कोई घोषणा कर दे कि इसको लागू करना, कल रात में सवेरे बजट उठा कर रख दे देंगे कि सर पैसे कोई कमी नहीं है। तो सरकार की नीयत का सवाल है। ब्यूरोक्रेसी अड़चन डाल सकती है, लेकिन सरकार के फैसले को बदल नहीं सकती है। ये महत्वपूर्ण विषय है और जिस पर चर्चा कम होती है। मैं कहता हूं कि इसी देश के अंदर मेजे थपथपाकर वेतन भत्ते बढ़ जाते हैं, मिनटों नहीं लगते हैं। और कोई भी दल हो, कोई भी दल का राजनेता हो, उसके वेतन भत्ते बढ़ाने में मिनटों नहीं लगते। इसका मतलब नियत क्लियर है। और यही आज हम लोग 30 जनवरी 2026 की बात कर रहे हैं। 1 जनवरी 26 से लागू होना चाहिए 8वां वेतन आयोग, और अभी 18 महीने उसको टाइम दिया गया रिपोर्ट देने के लिए। अगर 18 महीने 1.5 साल लगते हैं, तो आप इस प्रक्रिया को आप पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको लेड लतीफी करना है, बाद में कह देना है कि हम अभी तक ये इतना तो नहीं दे पाएंगे, यहां से लागू यहां से ले रहे हैं। क्योंकि 18 महीने का डीए का दर्द हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, कोरोना काल में बताया गया, और आज आर्थिक महाशक्ति बन गया। 18 महीने का डीए क्यों रोका गया है? क्या इस देश में रैलियां रुक रही हैं? क्या इस देश में नेताओं की सुविधाएं रुक रही हैं? क्या इस देश में
तमाम सारे गैर फिजूल काम हो रहे नहीं हो रहे हैं, लेकिन डीए ही क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि नियत नहीं है। और ये वेतन आयोग की बात है, वेतन आयोग जैसी चीज को जो 10 साल बाद, ये कोई ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद आता है, 10 साल बाद एक बार मौका मिलता है रिवाइज करने का, और महंगाई की रफ्तार इतनी तेज है और रिवाइज करने में सबसे धीमे आप हैं। ये कोई तरीका नहीं है। सरकार की नियत होती है तो हम 8, 9, 9, 10% डीए पाए हैं, आज 2% के लिए हमको झेलना पड़ रहा है। तो ये सरकारी कर्मचारियों के साथ ये सरकार निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक पूर्वाग्रसित रहती है, और काम सब वही कराएगी। ये पूर्वाग्रह सरकार पर इतने हावी क्यों है? राजनेताओं की आपने बहुत अच्छी बात कही कि दरअसल ब्यूरोक्रेसी तो राजनीतिक संदेश को समझती है और जिस तरफ संदेश जाता है उस तरफ अपनी रफ्तार बढ़ा देती है, नेताओं से कहीं आगे चलती है। इसका मतलब राजनीतिक नेतृत्व ही नहीं चाहता है कि इन पेंशनर्स को राहत मिले। राजनीतिक नेतृत्व तक इस बात को मैंने कई बार इस पर चर्चाएं हुई हैं, आप लोगों ने बताया, देश के सांसदों को आपने इस विषय में जागरूक किया, विधायकों को किया, लेकिन उसके बाद भी अगर उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, तो या तो सांसद और विधायक इस बात को ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं या उनकी सुनी नहीं जा रही है। दोनों में कहाँ फर्क है, कहाँ गैप है हरिकिशोर जी? देखिए, मेरा मानना है इसमें थोड़ा सा गलत है, उल्टा है। आज की तारीख में चूंकि हम लोग उन कमेटियों में बैठते हैं जो सारे आईएएस भी बैठते हैं उसमें, तो ये जो सरकारें आज की तारीख में चल रही हैं या पहले भी चली हैं, ये सब आईएएस लॉबी और सीनियर आईएएस चला रहे हैं। वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं, अपने हिसाब से समझा के ले जाते हैं पॉलिटिकल लोगों को, और पॉलिटिकल लोग उसमें घुसना नहीं चाहते हैं और उनकी विल पावर नहीं बन पाती है। वो दोनों बातें हैं। कई कमेटियों में मैं रहा हूं। हम आपको एक उदाहरण दें, कैशलेस इलाज हमने कराया था 2013 में, बहुत बड़ी हड़ताल, 13 दिन पूरा प्रदेश बंद रहा। सरकार हमारे खिलाफ हाईकोर्ट चली गई। हाईकोर्ट में जाकर डीवाई चंद्रचूड़ जी ने उसमें आदेश किया कि नहीं, इनको कैशलेस इलाज मिलेगा। 16 में वो जारी हो गया, कैबिनेट से जारी हो गया, वो नियम बन गया, सब कुछ हो गया। 17 में सरकार बदल गई। उसके बाद में 78 करोड़ रुपया देना था, उसमें पहली किस्त देनी थी। यहाँ वित्त वालों ने प्रमुख सचिव को चीफ सेक्रेटरी कहते रह गए, अनूप चंद पांडे जी लिख लिख के कहते रह गए कि इनकी बैठक करके इनको पैसा दीजिए। उन्होंने 5 वर्ष तक वो पैसा नहीं दिया, जबकि हाईकोर्ट से निर्णय था, हम लोग लड़ रहे थे, सब कुछ ठीक था, और उसका नाम बदल के उन्होंने रख दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस योजना, और वो 5 लाख की लिमिट कर दी। तो ये जो अधिकारी चलाते कहीं उनको समझा ले जाते हैं और समझने की स्थिति में दिमाग लगाकर विल पावर पैदा नहीं करने देते हैं इन कामों। तो ये आईएएस कहता है कि भाई हम तो पहले भी सरकार चला रहे थे, आज भी सरकार चला रहे हैं। तो उसका नतीजा ये होता है कि हम लोगों की बात होनी चाहिए, वहां तक वो उसका रिजल्ट नहीं आ पाता है। आज की तारीख में भी यही स्थिति है कि कहीं कोई बात सुनने को ये लोग तैयार नहीं है। और एक बात समझ में नहीं आई आपकी, आपने कहा 5 साल तक बजट चीफ सेक्रेटरी कहते रहे लेकिन फाइनेंस में अटका रहा। राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर है तो भी आईएएस ऐसा नहीं कर सकता, और अगर कानूनी रूप से आपकी बात सही है तब भी आईएएस फाइल को नहीं रोक सकता। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं बराबर लड़ रहा हूं उसके ऊपर। अभी हमारा आंदोलन भी एक बड़ा होने जा रहा है इसके ऊपर कि जब सारे जगह लिखा गया, चीफ सेक्रेटरी स्तर से भी लिखा गया, उसके बाद एक अधिकारी ने इसको लागू कैसे नहीं होने दिया। यही तो मैं बता रहा हूं आपको, ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो ये स्थितियां आज की तारीख में है कि उसमें जो पॉलिटिकल लोग हैं उसमें घुसना नहीं चाहते, वो उसको बवाल समझते हैं, इसलिए वो आईएएस के ऊपर टाल देते हैं। जो आईएएस उसको घुमा फिराकर उसको होने नहीं देते हैं, तो उनको बजट दिखा देते हैं, उनको खर्चा दिखा देते हैं कि भाई इससे इतना खर्चा आ जाएगा, वो उसको सहमत हो जाते हैं, फाइनेंस वाले सहमत हो जाते हैं। ये स्थितियां बन रही हैं आज की तारीख में, इसलिए वो नीचे तक वो चीज, फायदे की जो चीज है या नुकसान जो हो रहा है, वो इसके कारण नीचे तक हमारा हो रहा है। जी, अमरनाथ यादव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अमरनाथ यादव जी को कुछ दरअसल सुन रहे हैं जी, अमरनाथ यादव जी, इस बजट में कितना उछाल आप समझ पा रहे हैं, दिख रहा है, नजर आ रहा है? सुन पा रहे हैं? इस बजट में पेंशन में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी आप उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं। मेरा सवाल है आपसे अमरनाथ यादव जी, इस बजट में कितने प्रतिशत तक की बढ़ोतरी आप उम्मीद कर रहे हैं पेंशन में? देखिए, हेलो, हाँ बोलिए, चाहते हैं जो संसाधन की बात हो रही है,
इस पर एक यहाँ शर्मा आयोग बैठा था 66 में, डीए बराबर करने के लिए भारत सरकार के। उसने कहा कि फाइनेंशियल डिपेंड ऑन पॉलिटिकल विल, ये फाइनेंस की बहाना हो कहा गया है। और लंबित वेतन है तो हमारी कटौती साथ साथ हो रही है। लंबित वेतन अगर होता है, पेंशन जो है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है लंबित वेतन है, इसके मतलब है कि हमारे वेतन है, तो इनमें संसाधन की बात कहाँ आ गई। और जो इन्होंने अभी 8वें वेतन आयोग को नोटिफिकेशन अनफंडेड, इसको अनफंडेड है जो कर्मचारियों को पेंशन मिलती है, जबकि डिफाइंड पेंशन स्कीम है। तो इसलिए पेंशन जो है वो डिफाइंड पेंशन स्कीम है, लंबित वेतन है, इस पर संसाधन की बात नहीं होनी चाहिए। एक मुश्त ओपीएस की हम उम्मीद करते हैं, इनको बजट में पुरानी पेंशन बहाल करना चाहिए। ये डिफाइंड पेंशन है, इसमें कोई बजट की जरूरत नहीं रहती, एक बात। दूसरी चीज, 58 साल की महिलाएं और 60 साल के पे जो 40% छूट दी जाती थी रेलवे की किराए में, वो उन्होंने रोक लिया है कोरोना काल में। ये जबरदस्ती सरकार ने किया है, इसको इस बजट में उनको बहाल करना। कहते हैं कि बहुत ही हमारे पास जीएसटी हो रही है, मैं इकोनॉमी हमारी देश की बढ़ रही है, पर कैपिटा बढ़ रहा है, लेकिन कर्मचारी के लिए है, इनको चाहिए कि इसको जो है, जो रेलवे में छूट मिलती थी वो दे देना चाहिए। 18 महीने के कर्मचारियों का एरिया, और ये वर्तमान प्रधानमंत्री जी ये कह करके कि हम लोग अनफंडेड बर्डन हैं, वे पेंशन को बर्डन मान रहे हैं, ये बेइज्जत कर रहे हैं कर्मचारियों को, ये बुजुर्गों को ये अपमानित कर रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल कर दें, 18 महीने की जो एरियर लोगों को रोके हुए वो दे दें, और जो रेलवे की छूट वरिष्ठ महिलाओं और वरिष्ठ पुरुषों को मिलती थी वो बहाल कर दें। अब जहां तक उसकी बात, आप हमारे माननीय हरकिशोर जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि उसको जो है डीए से जोड़ देना चाहिए। जो मिनिमम पेंशन ईपीएफओ 95 की बात है, उसको प्राइस इंडेक्स से जोड़ दे देना चाहिए, और हर 6 महीने में, चाहे हर महीने उसकी इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ती रहे, वैसे उनका भी पेंशन बढ़ाया जाना चाहिए, जैसे कि खाने योग्य उनके मिनिमम आवश्यकता के लायक वो पेंशन उनको मिल सके। ये हम इस पर कहना चाहते हैं। जी, विजय कुमार बंधु जी, एक है चाहत जो आप लोग चाहते हैं, और एक है एक्शन जो सरकार करती है। सरकार 12 सालों से अगर किसी विषय को खींच रही है तो इसका मतलब ये है कि आसान नहीं है राहें आपकी। देखिए बेटा, हमने आपसे पहले भी कहा और भी कह रहा हूं, नियत का सवाल है। सरकार अगर चाहे तो 1 मिनट में चीजें बदल जाती हैं, चीजें पलट जाती हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो कई साल बीत जाते हैं, वो चीजें चलती रहती हैं। कई चीजें तो ऐसी सरकार ने किया जिसका कोई डिमांड नहीं किया और सरकार ने कर दिया, और जहां लाखों लोग सड़कों पर डिमांड कर रहे हैं उसको नहीं कर रही है। तो चाहत हमारी ऐसा नहीं कि हम चांद तारे मांग रहे हैं, हम तो अपने हक का वो भाग मांग रहे हैं कि जो हमारा वो भाग है वो दे दीजिए। हम ऐसा तो नहीं उनका पीएम की सीट कोई मांग रहा है, या कर्मचारी कोई सरकार मांग रहा है, या उनकी वैसी चीज मांग रहा है जो दे नहीं सकते। हम तो वही चीजें मांग रहे हैं। अब 1000 पेंशन जिनको मिल रही है, मतलब वो किसी को बताए भी तो क्या बताएगा मैडम कि 1000 रुपए मुझे पेंशन मिलती है। इससे ज्यादा तो कई योजनाओं में, सरकार की योजनाओं में इससे ज्यादा पेंशन दी जाती है। यहां दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत यह है कि ये सरकार जो लोक कल्याण की भावना होती है उसको ना करके ये बिजनेस स्टेट बना दिया गया है, वेलफेयर स्टेट को। और जब बिजनेस स्टेट बन जाएगा तो वहां पर लोक कल्याण की बात खत्म हो जाती है। जैसे कोई बिजनेसमैन है, वो प्रॉफिट ढूंढता है, सरकार प्रॉफिट का काम नहीं करना चाहिए, सरकार का काम प्रॉफिट नहीं है, सरकार का काम है लोक कल्याण, इसीलिए सरकार बनाई जाती है। तो लोक कल्याण करिए, लोक कल्याण में ये चीजें हैं।
कि भाई आप शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पुरानी पेंशन, जो लोगों की समस्याएं हैं उनका समाधान, यही तो लोक कल्याण है और क्या है। हम संविधान की लेकिन शपथ ले अभी की लेते हैं, सरकार तो पूरी तरह से इस हम देश उसको को काम करते हैं। इस देश को लोक कल्याण की बहुत सारे नाम तक बदल दिए गए हैं, मतलब कर्तव्य पथ और ये पथ, और तो ऐसे में इस सरकार से तो लोक कल्याण की अपेक्षाएं ज्यादा मैं है। इस देश सुशील का कुमार पढ़ा लिखा बच्चा जी, नागरिक हूँ, जागरूक नागरिक हो, शिगुफा। नाम बदलने से काम नहीं बदल जाता है। किसी का नाम, कोई गरीब है उसका नाम हम धनी राम रख दे, धनी हो जाएगा क्या हो? ऐसा तो नहीं होता। ये तो शिगुफा है, छोड़ते रहो कुछ इधर उधर की चीजें। जो असली मुद्दे हैं, जनवादी सवाल हैं, उन पर डिस्कस हो, उन पर बातचीत हो। जैसे हम आप बात कर रहे हैं, आपके माध्यम से मौका मिला मुद्दों की बात करने का। ये होता है सरकार का काम, कि हमारी समस्या आपके माध्यम से सरकार तक जाए और सरकार उसको जो उचित हो। 1000 पेंशन किसी दृष्टि कहीं उचित नहीं है। 1000 में क्या होगा? तो कम से कम जो उचित है उसको तो मानो। आप अपने वेतन भत्ते तो बढ़ाने बढ़ा लेते हैं। मैं आपसे मैडम कई बार कहा, यही बात को मुझे विवाद भी होता है। राजनेता 4-4 पेंशन लेगा, देश का सैनिक भले भी पेंशन नहीं लेगा, ये कौन सी राष्ट्रवाद की बात होती है? तो आपका जब मामला आएगा तो पैसे कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल। जी सुशील कुमार बच्चा जी, बहुत विजय जी की बात में आक्रोश भी है और गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन उसके साथ साथ विडंबना भी है। विडंबना ये है कि आज हमारे सीनियर सिटीजन पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और उस संघर्ष का परिणाम उन्हें नहीं मिल रहा है। परिणाम नहीं मिलने के अनेकों कारण हैं, लेकिन एक बड़ा कारण जिसकी वजह से इतनी बड़ी अनदेखी हो रही है वो ये कि वो अब नेपथ्य की तरफ जा रहा है। उसकी आवाज उठाने के लिए उसके बच्चों के पास भी समय नहीं है। इसलिए आपके संगठनों में भी कहीं ना कहीं जितनी ऊर्जा आप लोग भरने की कोशिश कर रहे हैं, उस ऊर्जा को सरकार के कुछ लोगों के द्वारा कहीं खत्म किया जा रहा है। ये भी उतनी बड़ी सच्चाई है। बहुत सही बात कह रही हैं। और आपने कम से कम ये मुद्दे को पकड़ा। बहुत लोग तो बड़े बड़े लोगों बात करते हैं, वो इतने तक पेंशन पा रहे हैं, वो नेता इतने पा रहे हैं, राज कर्मचारी इतने पा रहे हैं। कम से आपने एक गरीब तबके जो ईपीएफओ की मुद्दा उठाया, ये बहुत प्रशंसनीय कार्य है। ये बहुत लोग उठाते नहीं हैं। आपने बड़ा अच्छा मुद्दा पकड़ा। इसमें सभी संगठनों से मैं अपील करूंगा, बड़े बड़े नेता बैठे हैं मंच पे, उनकी बात भी करें, करके एकजुट होकर के उनको लाभ दिलाएं, सरकार की आंखें खोलें। सरकार के प्रबंधन जो वहाँ बैठा हुआ उसकी भी आंखें खोलें, जो अभी आईएएसओं की सबकी बात वही सब प्रबंधन देखते भी हैं, और उसमें इनकी सबकी भागीदारी हो। जो हम लोग नेतागिरी कर रहे हैं, कर्मचारी नेतृत्व कर रहे हैं, तो उन गरीब तबकों की बात भी उठाई जाए। हम लोग तो चलो पूरी ओल्ड पेंशन पा रहे हैं, सब पा रहे हैं, बहुत लोग नई पेंशन नहीं लेना चाहते हैं। भाई सरकार को अभी कुछ देना नहीं होता है, भविष्य में पेंशन मिलती है, इसको कर देना चाहिए। जो सरकारें आएंगी देंगी अपना। हम तो कहते हैं 5-10 साल रहिए, 15 साल, 20 साल, 25 साल, अब आजीवन रहिए, कम से घोषणा करिए। जब कोई रिटायर होगा तो पेंशन मिलेगी। मगर आपने जो मुद्दा ईपीएफओ वाला उठाया है, वो महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसकी मैं प्रशंसा भी करता हूँ जवाहर मोहन इंदिरा कर्मचारी महासंघ की ओर से, इसमें सबको संगठित होकर के इनकी बातें माने, इनकी मुद्दा वहां पहुंचाएं। क्योंकि छोटे बहुत लोग बच्चे हैं, बस सही आप अभी कह रही थी कि इनके परिवार में कोई देखने भालने वाला नहीं है, बहुत कम लोग हैं, बहुत वरिष्ठ हो गए हैं, चल फिर नहीं सकते। कम से कम उनकी बातें हम ही लोग पहुंचाएंगे। आप चैनल ने पहुंचाया है इसके, क्योंकि हमारे कल जवाहर भवन में आए थे, ये पाते हुए कर हम कितनी पेंशन मिलती है? अरे 15,000, 1500, 1400। तो उनको मैं सम्मानित भी कल किया हूँ मैंने यहाँ पर। हमने ठीक, हम आपकी बात, अब उन्होंने कई बार माननीय रक्षा मंत्री से मुलाकात भी की, हम भी गए उनके साथ में। तो इन जो नेताओं से बड़े बड़े लोग बैठे जो हैं, इनकी आवाज ये भी तो उठा के वहां ले जाए वहां तक, कि चैनल पे आवाज तो हम भी उठा लेते, आप भी उठा लेते, सब लोग उठा लेते, कम ये बात उन नेताओं तक, उन मैनेजमेंट तक पहुंचाएं। जी सुशील कुमार जी, हम हमारा काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम करे तो बजट में आनंद आ जाए। आप सबको उम्मीद सरकार से है कि वो आपकी पूरा करती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देश के बजट में इस बार ईपीएफओ पेंशनर्स और ईपीएफओ की सैलरी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन क्या कुछ करेगी, इसका असर देश के हर राज्य के उस वर्ग पर पड़ेगा जो इस देश की नींव है, रीढ़ की हड्डी है, बुनियाद है, जिसके दम पर सारा देश चल रहा है। गरीब और निचले तबके के लोगों के लिए आय का जो बहुत बहुत छोटा सा हिस्सा है, उसमें अगर सरकार बजट में कितना सोचती है,
इसी पर निर्भर करेगा कि ये लोक कल्याण की कितनी सरकार है। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे विषयों पर समाज के साथ बात करें, सरकार तक समाज का पक्ष पहुंचाएं। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कितना इस पक्ष को सुनती है और कितना उस पर अमल करती है। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।